Hello, Ashok. How are you? Sir, I am fine, sir. Thank you so much. गुड। सो अशोक, ये बताइए कि सबसे पहले आप अभी 1 डेढ़ साल हो चुका है बैंक में एज एएफओ ही वर्क कर रहे हैं, तो आपका वर्क प्रोफाइल क्या है? सर, बेसिकली जो एएफओ का काम होता है वो अपना प्राइम काम है। उसमें फील्ड विजिट से लेकर कस्टमर डीलिंग से लेकर जब तक उसका लोन ना हो जाए तब तक हमारा काम रहता है। साथ में बेसिक बैंकिंग भी हमें देखनी होती है। बेसिक बैंकिंग में आपका जो डे टू डे ऑपरेशनल वर्क होता है वो आपको देखना होता है। मान लीजिए आपका कलीग नहीं आया तो आप उसके कुछ काम होंगे जो आपको उसको करने पड़ेंगे। हो सकता है किसी में आपको कोई काम अच्छा लग रहा हो, क्योंकि बैंकिंग तो सर बहुत वास्ट सेक्टर है। रिटेल का काम होता है, कमर्शियल काम होता है, उसमें एमएसएमई होता है, एग्रीकल्चर होता है। तो आप उसमें भी अपना हाथ लगा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। पर बेसिक जो काम है सर वो है अपना हम एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। जो भी एग्रीकल्चर के रोल होंगे उससे अपने को डील करना होगा। उसमें आपके किसान क्रेडिट कार्ड आ गया, उसमें आपका डेयरी आ गया, उसमें आपके गाय आ गए, कैटल आ गया, उसमें आपका जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड अलाइड सेक्टर से होता है वो सारा आता है। जैसे कि मेरा जब स्टार्टिंग हुआ था तो मैंने एमकेसीसी से स्टार्ट किया था, जी। जिसको किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं, जी। जिसमें 3 लाख तक, एक 3 लाख, 3 लाख से ऊपर 10 लाख, 8 लाख, मैक्सिमम 3 लाख तक उसमें ज्यादातर जाता है। कस्टमर फार्मर्स उसी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। फिर उसके बाद मैंने डेयरी का प्रोजेक्ट किया। डेयरी में मैंने कैटल परचेस के लिए लोन था, 20 लाख रुपए का पहला लोन था। मैंने उसमें उनको कैटल था, उसमें 15 कैटल उनको लेना था, वो उसका लोन किया था। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। मान लीजिए डेयरी का ही प्रोसेस है। तो डेयरी का कस्टमर आया, उसने हमने उससे उसका उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगा कि आपका प्रोजेक्ट कैसा होगा, कितना पैसा आप लगाना सोच रहे हो, आपके पास क्या पहले से शेड है, क्या पहले से आपके पास कैटल है, आप उस बिजनेस में कब से हो। फिर उनका जब हमने इनपुट लिया उसके बाद हम उनके फार्म में जाएंगे, उनका फार्म विजिट करेंगे कि क्या उन्होंने जो इनपुट दिया है वो सही है या नहीं है, उन पे एक्चुअली में शेड है नहीं है, कैटल है नहीं है, पांच वो जितना साल उन्होंने बताया उतने साल से काम करते हैं कि नहीं करते हैं, उनके पास रेडली अवेलेबल है कि नहीं कस्टमर की, वो दूध तो निकाल रहे हैं लेकिन बेचेंगे कहाँ पर। तो उनके पास कस्टमर भी होने चाहिए ताकि उन पे मनी फ्लो हमेशा रहे, उनके पास पैसा आते रहे जाते रहे। फिर जब ये सब हो जाएगा फिर हम उनको देखेंगे, उनका सिविल रिपोर्ट होता है, उनका पुराना एक्सपीरियंस होता है, उनका रिलेशन कैसा है बैंकिंग के साथ कैसा है, ये सब देखने के बाद करीबन 10 15 20 दिन का प्रोसेस होता है। फिर उसमें हम उनका लोन सेक्शन करते हैं। लोन सैंक्शनिंग अथॉरिटी बहुत सारे होते हैं, जैसे मैं तो प्रोसेसिंग ऑफिसर होऊंगा। मैं उस पूरे काम को प्रोसेस करूंगा, उसमें मैं उनका नोट बनाऊंगा, उनका सैंक्शन बनाऊंगा, उनके पूरे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करूंगा। फिर हमारे जो अथॉरिटी होंगे ऊपर, ऊपर जो भी अथॉरिटी होगा, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी होगा, उसको वो जाएगा, उसको वो साइन करेंगे। फिर उस तरह से मैं भी जोनल ऑफिस में हूँ। ज्यादातर जो न्यू रिक्रूट्स होते हैं उनको ब्रांच भी रखा जाता है, पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला जोनल ऑफिस में काम करने का। तो मुझे उसमें तो वास्ट एक्सपीरियंस मिला है, बहुत तरह के मैंने लोन देखे हैं। उसमें किया बहुत कम है अभी क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, उतना प्रेशर बर्डन अभी देते नहीं है, लेकिन काम अच्छा रहा है। और बेसिकली हमारा काम जोनल ऑफिस में तो पब्लिक डीलिंग नहीं है सर, पहली बात ये है। पब्लिक डीलिंग जो ब्रांच में होता है। अब जी। क्या हो गया है, बैंक्स में प्रोसेस जो है पूरा सेंट्रलाइज होते जा रहा है। पहले लोन जो होते थे वो ब्रांच में होते थे, पर हम्म। अब जो ब्रांच स्केल 3 स्केल 4 तक के नीचे, स्केल 4 से नीचे की जो ब्रांच होती है, मैक्सिमम बैंक्स में ऐसा हो गया है कि जो भी लोन प्रोसेस है अब वो जोनल ऑफिस हेड ऑफिस में होगा। वो अब आपके ब्रांचेस में नहीं होते हैं। जी। इससे क्या होता है, डिफॉल्ट के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर वो लोन आएगा तो हम उसको अच्छे से उसको पूरा इंस्पेक्ट करते हैं, उसको देखते हैं, चीजों को समझते हैं, फिर जाके उसको लोन देते हैं। तो मोटा मोटा काम अच्छा काम होता है सर। पहला तो फील्ड विजिट करने को आपको मिलता है, कस्टमर के साथ, फार्मर के साथ आपको अच्छा काम करने को मिलता है। मतलब आपका एक मूव है जो फार्मर की, उसकी फैमिली की लाइफ भी बनाता है। क्योंकि जी। बेसिकली आप क्या कर रहे हो सर जी, आप उनको फैसिलिटी दे रहे हो, इकोनॉमिक फैसिलिटी दे रहे हो, ताकि वो उससे अपना काम स्टार्ट करे, मार्केट में नाम होगा उसका, उससे वो अपना घर बनाएगा। मतलब आप बहुत अच्छा काम है सर ये फार्मर के लिए। बेसिकली जहां हमारे देश में फार्मर की स्थिति थोड़ी खराब है, बहुत अच्छा काम है आपको करने में। जिसको फील्ड विजिट पसंद है सर, इंटरेक्शन पसंद है, उसके लिए तो सर बेफोस अच्छा काम ही कोई नहीं है, मस्त काम है एकदम। तो सर जी। ओवर व्यू है इसका एक मेरी तरफ से। ठीक है। अभी एक्चुअल में क्या है कि जैसे ना बहुत सारे बच्चों में नेगेटिविटी होती है कि सर इसके बाद ना क्या करेंगे, क्या जो प्रोफाइल रहेगा, क्योंकि कुछ एएफओ ऐसे भी होते हैं जिनको ब्रांचेस में वर्क ज्यादा होने के कारण नेगेटिविटी भी आती है, और कुछ जैसे आप जैसे भी हैं जो उस वर्क को एंजॉय भी करते हैं, है ना। तो दोनों प्रकार की सिचुएशंस होती है।
तीसरा ये होता है कि जैसे माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि कई बार इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है कि आपका एज ए एएफओ क्या काम रहेगा, तो उस टाइम पर एटलीस्ट ये जो आपने आंसर दिया उनको टैकल करने में हेल्प मिलेगी और उनको हेल्प होगी, है ना। और मैं इसलिए ज्यादातर आपके साथ डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ क्योंकि रीजन क्या है, हमारे पास भी समय कम है, आपके पास भी समय कम है, ठीक है। तो एटलीस्ट हम उन बातों के ऊपर डिस्कशन करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और सर नेक्स्ट अशोक, मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि जैसे प्रेजेंट टाइम में आपने भी मतलब जब इंटरव्यू दिया था, आप भी जब एग्जाम के लिए जा रहे थे तो काफी नर्वस भी थे, काफी चीजें आपके माइंड में क्वेश्चंस भी थे, वही सेम क्वेश्चंस इनके माइंड में भी है। आप अपना जो एक जर्नी है ना, मेंस के बाद जो आपने फील किया वो क्या था और किस प्रकार से आपने उसको टैकल करके और आप जो है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए और कितने नंबर आपके रहे। आप बिल्कुल खुलकर और ओपन बोलिएगा, इसमें कोई किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। मैं आपको जस्ट एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि बिल्कुल ओपन होकर बातें करिए, है ना, कि सारी बातें अपने मन में जो है ना उसको आप जितना लिमिटेड टाइम में अच्छे से बता सकते हैं कोशिश कीजिए। सर जब मेरा मेंस का रिजल्ट आया था, तो जैसे कि हर स्टूडेंट का एक सवाल होता है कि अब क्या, रिजल्ट तो आ गया है, अब इंटरव्यू के लिए क्या, क्योंकि मेंस और इंटरव्यू का जो बीच का प्रोसेस होता है वो भी बहुत टायरिंग सम होता है, वो भी जी बहुत कंफ्यूजन होता है उसमें कि करना क्या है एक्चुअली। तो मेरे साथ तो अच्छा कुछ हुआ सर, गाइडेंस तो मिल गया, जैसे आप भी मिल गया, पर आपका नाम अभी नहीं लेना, आपने बोला है। मुझे तो आपकी तरफ से बहुत गाइडेंस मिल गया, पर मान लो जिसको आप नहीं मिल रहे हैं, जिसको आप जैसा कोई गाइड नहीं मिल रहा है, उसके लिए क्या है। तो जब मेरा मेंस का रिजल्ट आया तो सर मेरे पास सीनियर भी बहुत थे, तो मैंने बहुत सारे सीनियर से पूछा, कुछ एएफओ से भी पूछा कि सर करना क्या है आप। तो अपनी तरफ से उन्होंने ओवरव्यू दिया, पर अपने मन में तो सर एंग्जाइटी रहता ही है, प्रेशर तो रहता है कि हमें क्या करना है एक्चुअली। इससे पहले हमने इंटरव्यू, बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं होगा, मैं भी उनमें से एक था जिन्होंने कभी कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं था। तो मुझे पहले ये था कि इंटरव्यू में करना क्या है। तो मैं तो सर आपके टच में आ गया तो मेरा काम तो हो गया ठीक ठाक, पर मुझे लगता है जो स्टूडेंट जिनको स्क्रैच से स्टार्ट करना है, तो वो पहले, अगर उनके पास कोई है, कोई सीनियर या कोई जो एएफओ पहले से है या बैंक में काम कर रहा है, तो उनसे पहले थोड़ा बहुत गाइड ले सकते हैं कि मुझे करना क्या है सर, अभी फर्दर क्या करूं मैं। और अगर आपको लग रहा है कि खुद से ही कुछ स्टार्ट करना है, तो आपको सर पहले क्या करना है, पहले तो समझना है कि जैसे कि इंटरव्यू स्टार्ट होता है सर वेरिफिकेशन प्रोसेस से। तो आपको सबसे पहले अपना वेरिफिकेशन के लिए जितने भी काम है उसको कर लेना, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, 10 12 जो भी होता है उसको पहले अरेंज करके एक जगह आप रख लो, ताकि एक आपका काम खत्म होगा। दूसरा, कि अब मेरा इंटरव्यू कैसा होगा, करना क्या है, तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हो कि यार मुझे पहनना क्या है। तो आप सिंपल सा सर, आप शर्ट पहन लिया, पैंट पहन लिया, कोट पहन लिया, टाई पहन लिया, आपके शू हो गए, इस तरह आपका आपका अटायर हो जाएगा। फिर अब सर मेरा इंटरव्यू जाएगा कैसे, स्टार्ट कैसे करना है। तो अब आपका सर जो मेंस रिजल्ट के इंटरव्यू का जो फेस होगा वो बहुत क्रुशियल होगा। उस समय आपको सर पूरा प्रिपरेशन मोड में ही रहना है, कि उसमें आपको सीखना है, इंटरेक्शन करना है, बात करना है, गाइड लेनी है, आपको कुछ ना कुछ में करते रहना है। ऐसा ऐसा अलूफ नहीं बैठना है आपको कि मैं यार कुछ आएगा तो करूंगा, नहीं, हमको कुछ ना कुछ जानते रहना है। अगर आपके पास कोई हॉबी है, उस पर आपको काम करना है, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ी चीजें जाननी है, क्योंकि वो हॉबी से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। आपको हॉबी से आपको रिलेटेड काम करना है, आपका नाम, आपका बैकग्राउंड, आपको अपने स्टेट के बारे में और स्टेट में लगने वाली सारी फसलें, सारी जो क्रॉप्स हैं, आपको उसका अच्छा खासा स्टेट में प्राइमरली आपको अच्छा खासा उसका जानकारी होना चाहिए। बहुत एक्सटेंसिव नहीं होगा वो, पर इतना है कि आपको अगर वो आपके स्टेट से खासकर क्रॉप से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हैं, तो आपको उस पर थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। कि अगर वो मुझे पूछ रहे हैं कि आप पे आपके स्टेट में सबसे ज्यादा फसल कौन सी लगती है, तो मुझे पता होना चाहिए कि हाँ मेरे यहाँ बाजरा लग रहा है। फिर हम उसको पता चले कि बाजरा में कितनी प्रोडक्शन आ रही है, कौन सा देश उसमें ज्यादा है, कौन सा स्टेट ज्यादा है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, बाजरा ही क्यों। ऐसे आपके कुछ जैसे सवाल आएंगे, उसमें क्या होगा, उसमें आपका एक अच्छा एक ओवरव्यू पर्सपेक्टिव आपका बनेगा, एक पॉजिटिव, जिसमें जी आप उसके उसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप उसको सोच लोगे कि हाँ इतने क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन बन नहीं सकते। दूसरा, बहुत सारे क्वेश्चन कैंडिडेट्स के आते हैं कि बैंक से कितने सवाल पूछे जाएंगे मुझे, अब मैं बैंक में जा रहा हूँ एग्रीकल्चर तो ठीक है, लेकिन बैंक से कितने पूछेंगे सर। मैंने एग्री में, एएफओ में, अभी मैं वेरिफिकेशन प्रोसेस में था, कमेटी मैंने आपको बताया था, मैंने नोटिस किया कि कुछ लोगों से बैंक का एक सवाल भी नहीं पूछा गया, और कुछ लोगों से 100% बैंक पूछा गया, कुछ लोगों से थोड़ा बैंक, थोड़ा उनका बैकग्राउंड पूछा गया। तो जितना मेरी समझ है, जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मुझसे एक क्वेश्चन बैंक का नहीं पूछा गया था। और मेरे साथ जितने लोग थे, लगभग किसी से बैंक कुछ नहीं पूछा, उनसे पूछा उनका स्टेट, स्टेट में चल रहा बर्निंग इशू, स्टेट के क्रॉप, क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना, क्या अच्छा क्या बुरा, और थोड़े सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन थे, केस स्टडी था थोड़ा, क्या ये ऐसा हो गया, क्योंकि मैंने तो छत्तीसगढ़ से हूं सर, नक्सली
इलाका है। तो उन्होंने मुझसे नक्सली से लेके बहुत सारे सवाल पूछे, 60% क्वेश्चन नक्सली से थे, और मैंने नक्सली अच्छा खासा पढ़ा हुआ था, तो मैंने उसको अच्छा जवाब दिया था। तो अपने को समझना है ये कि अपने को स्टेट तो अपना अच्छे से पता होना चाहिए, उसमें क्या लग रहा है, क्या चल रहा है, खासकर अभी कुछ नहीं, जो भी कैंडिडेट कम से कम लास्ट 2 मंथ का थोड़ा करंट अफेयर देख लें अपने स्टेट से रिलेटेड। नेशनल भी देख लें, नेशनल अगर नहीं बनेगा उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टेट उनकी एक्सपेक्टेशन होती है इंटरव्यू पैनल की, स्टेट के बारे में तो बंदे को पता होना चाहिए। एएफओ बन रहा है, फील्ड में ही जाना है, और फील्ड का ही नहीं पता होगा तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं क्रिएट करता है। दूसरा, बेसिक बैंकिंग आप जानो, बेसिक बैंकिंग आप गूगल में आप उसका पीडीएफ, कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसके मैगजीन आते हैं बेसिक बैंकिंग की, उसमें चेक क्या है, डीडी क्या है, क्रेडिट कार्ड, इसके लिए वो या एक अनिल अग्रवाल सर भी हैं, वो बहुत अच्छे से गाइड भी करते हैं इसके रिगार्डिंग, जहां हाँ तक सर, मुझे याद सर, हाँ है ना, हाँ, वो उनका अनिल बहुत अग्रवाल जैसे आपने, है हाँ यार, है ना, तो हाँ ऐसा उनका। कोई एक वीडियो, हाँ एक हाँ वीडियो देख के, 2 वीडियो देख के उनका बेसिक बैंकिंग हो जाएगा। हाँ, वो अनिल क्योंकि अग्रवाल सर बैंकिंग में वाकई में अच्छे हैं ना, उनका नॉलेज बहुत अच्छा है, तो उससे हेल्प ले सर, सकते हैं। हाँ उससे हेल्प ले सकते हैं वो। फिर जो एग्री है, जो एग्री है, कोई यहाँ पर बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं, कोई एग्री ग्रेजुएट होगा, कोई मास्टर्स होगा, पीएचडी भी किया होगा, हमारे साथ बहुत सारे पीएचडी करने वाले कैंडिडेट है। हाँ, इससे पहले एक चीज और बता दूं, अगर कुछ स्टूडेंट है सर मन में जिनके रहता है कि मैंने तो बीएससी किया है, मेरे अगेंस्ट में तो पीएचडी वाला भी होगा, तो मेरा कैसे होगा वहां पर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ बीएससी एग्री किया है, और मेरे साथ पीएचडी वालों ने भी दिया था इंटरव्यू। भगवान की दया से मेरा हुआ, उनका शायद नहीं हुआ। इसमें ये नहीं है कि वो बहुत बुरे थे या मैं बहुत अच्छा था, पर आपके मन में अगर ऐसा है कि वो तो पीएचडी मुझसे ज्यादा जान रहा होगा, तो ये मन में आपकी शंका आप हटा दो। ऐसा कुछ नहीं होता। आप भी जब आप इंटरव्यू पहुंचे, वो भी पहुंचे हो, तो आप समझो आप दोनों एट पार हो, सेम प्लेटफॉर्म पे हो आप दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क कब होगा, जब आप मेन से इंटरव्यू के बीच में किसने कितनी अच्छी मेहनत कर ली, कितना अच्छा स्ट्रेटेजी बना के उस पर काम कर लिया। हो सकता है वो आप बना लो, हो सकता है पीएचडी वाला बना ले, हो सकता है कोई भी बना ले, तो वो आपको वो करना है। तो आप में आपके मन में एंजाइटी नहीं होना चाहिए कि पीएचडी वाला है, वो एमएससी वाला है, उसका उसने एग्रोनॉमी पढ़ा हुआ है, उसने सॉइल साइंस पढ़ा हुआ है, उसको तो अच्छा करेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। दिन भी होता है, थोड़ी लक भी होती है, थोड़े क्वेश्चन के पैटर्न भी होते हैं। मेरा सर इंटरव्यू अगर आप पूछोगे तो ऐसा लग रहा था कि मैं घर वालों से बैठ के बात कर रहा हूँ, इतना अच्छा इंटरव्यू गया था। स्टेट पूछा उन्होंने, क्रॉप पूछे, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे। आपके टोटल क्या क्या क्वेश्चंस थे, एक बार क्वेश्चंस को रिपीट कर हाँ दोगे मैं आप? मुझे हाँ सर, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। उन्होंने, जैसे कि सर हम क्या सोचते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम अपना तैयार करते हैं, इंट्रोडक्शन पूछेंगे, सर मुझे उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा ही नहीं। उन्होंने मुझसे, क्योंकि मेरा इंटरव्यू वो रहा था सबसे शाम ज्यादा तैयार करके गए थे हम। वो सबसे अच्छा तैयार करके हम गए थे, क्योंकि मेरा इंटरव्यू सर शाम को 6 बजे हुआ था। हाँ ठीक जी। है, और हाँ सर, इससे पहले मैं वो क्वेश्चन बताऊं, ये बता देता हूँ, किसी भी कैंडिडेट को अगर सर शाम को अगर इंटरव्यू हो रहा है, तो वो एंशियस ना हो, वो टेंशन ना लें, क्योंकि हो सकता है उनका इंटरव्यू थोड़ा कम चले, ज्यादा चले, लेकिन वो जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी पे आप उनका जजमेंट फॉर्म होगा कि आपने कितने अच्छे से जितने आंसर दिए उस पर होगा। तो उसमें टेंशन लेना है, क्योंकि इंटरव्यू जाता है सर शाम तक जाता है, वो 8 बजे तक 9 बजे तक भी चले जाता है, तो हमें टेंशन लेना है। सर मुझे उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि यू आर अशोक जायसवाल। मैंने बोला हाँ सर। तो उन्होंने पूछा, अरे आप तो छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ में बाघेल गवर्नमेंट ने अभी एमएसपी बढ़ा रखा है, कंट्री से भी ज्यादा, कितना एमएसपी है? तो मैंने बोला सर अभी 2500 है। बोला ठीक है, चलो वेरी गुड। आप मुझे बताओ, ये क्या अच्छी बात है? अगर एमएसपी इतना ज्यादा दिया जाएगा राइस पे, तो बंदे तो राइस ही उगाएंगे, फार्मर्स तो सिर्फ राइस उगाएंगे, और कुछ कोई लगाएगा? तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? तो मैंने बोला सर जी, जैसे हमारी हमारे स्टेट की ज्योग्राफिकल कंडीशन है, सबसे प्रेफरेबल क्रॉप जो है वो राइस ही है। लेकिन सर अगर फार्मर्स को सजेस्ट करना होता, तो अभी बहुत सारी स्कीम चल रही है हमारे गवर्नमेंट की, जिसमें एक है मिलेट मिशन। मिलेट मिशन में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है, अगर आप राइस की जगह मिलेट लगाओगे तो आपको प्रति एकड़ 9,000 रुपए देंगे वो। तो मैंने प्रति एकड़ बोला उनको, तो उन्होंने बोला प्रति एकड़ की प्रति हेक्टेयर? मैंने बोला सर प्रति एकड़। उन्होंने बोला नहीं, फिर से सोचो, प्रति एकड़ 9,000 रुपये बहुत ज्यादा होता है, प्रति हेक्टेयर देते हैं शायद। वो नहीं सर, मैं कॉन्फिडेंट था, मैंने बोला नहीं सर, मैं मुझे पता है सर, वो वही देते हैं, वो प्रति एकड़ ही 9,000 रुपये देते हैं। तो शायद मेरा कॉन्फिडेंस भी था उस समय, तो मैंने इसी तरह उनको जवाब दिया। शायद हो सकता है वो चेक कर रहे होंगे कि शायद ये चेंज कर दे, पर मैंने बोला ऐसा। फिर उन्होंने ये सवाल पूछा, फिर मुझे स्टेट पूछा कि अभी आपका कैपिटल शिफ्ट हुआ है, क्यों शिफ्ट करना पड़ा, और आपको क्या लगता है क्या क्या अभी अच्छा हुआ शिफ्ट करने के बाद? तो मैंने बोला सर, शिफ्ट करने से पहले सबसे अच्छी बात जो हुई, जो वहाँ जहाँ पर नया रायपुर में जो अटल नगर जिसको भी नाम दिया गया है, उस पे जो भी जमीन जो 10 लाख रुपए की थी, वो 80 लाख रुपए हो गई, 90 लाख रुपए हो गई। जिसमें हमारे जो व्यापारी हैं, वहाँ के लोग हैं, जिनके पास जमीन है, जो फार्मर है, उनकी जमीन का वैल्यूएशन ऑल ऑफ अ सडन बहुत बढ़ गया, जिससे उनकी उनकी जमीन के रेट भी बढ़े, उनका उनका व्यापार भी बढ़ेगा, उससे उससे हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट ही होगा।
तो उन्होंने बोला, फिर पूछा उन्होंने कि मंत्रालय शिफ्ट हो गया क्या? मैंने बोला सर अभी अभी शिफ्ट होना बाकी है, हो जाएगा शायद इस साल तक ऐसा शिफ्ट हो जाएगा। फिर उन्होंने फिर नक्सली से सवाल पूछा मुझे कि अच्छा चलो बताओ कि अगर कोई नक्सली तुम्हारे पास आ जाएगा, बोलेगा उसको लोन करना है तो किसान तो उसको लोन दे सकते हो? तो मैंने बोला सर हाँ सर मुझे पता करना पड़ेगा सर वो फार्मर है कि नहीं पहले। तो उन्होंने बोला कैसे पता करो फार्मर है? मतलब सर उसका जमीन के कागजात होंगे उसके पास, पुराना उसका पैटर्न होगा, जो भी वो जो भी उगा रहा होगा, उसका एक्सपीरियंस होगा, उससे बात से भी थोड़ा पता चलेगा। तो उन्होंने बोला कि आप क्या करोगे उसको सुधारने के लिए? तो मैंने बहुत सारी चीज बताया, मतलब सर इस कारण से वो नक्सली बनते हैं। अगर मैं एएफओ हूँ तो मेरी कोशिश रहेगी कि किसी तरह से उसको लोन दे दूं, छोटा मोटा लोन मिल जाए ताकि वो एग्रीकल्चर में इंडल्ज करे, ताकि ये सब जो सोशल एंटी सोशल एंटिटीज हैं ये ना होके वो एग्रीकल्चर में आए, तो मुझे लगता है उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो सर ये मोटा मोटा मेरा सवाल था। अब देखो सर मेरे इंटरव्यू में कोई भी ऐसा कोई डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी नहीं था, कोई बैंकिंग नहीं थी, कोई बहुत बड़ा किताब से उन्होंने हिस्ट्री जियोग्राफी कुछ पूछा नहीं। एक नहीं बेसिक सा होता यार। इंटरेक्शन है ना सर, एक हम्म। बेसिक सा इंटरेक्शन था कि आपको अपनी जगह के बारे में या अभी अभी दुनिया में, देश में, राज्य में जो चल रहा है वो आपको पता है कि नहीं। तो ये तो आपको होना है, और साथ में बेसिक बैंकिंग भी होना है। तो सर जो भी अभी कैंडिडेट आ रहे हैं उनके लिए मैं ये बोलूंगा कि पहली बात सर, टेंस ना हो किसी भी चीज का, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन टेंशन रहेगा ही यार, मेरा पहला इंटरव्यू कैसे होगा कैसे होगा। लेकिन आप मान के चलो सर, जो भी वहां पर इंटरव्यू पैनल होते हैं इतने कार्डियल होते हैं ना, वो इतने आपको इतना अच्छे से वो आपको अगर भाषा का प्रॉब्लम है, वो आपको जिस भाषा में आप पूछोगे उस भाषा में आपको इंटरव्यू लेंगे। आपको हिंदी आती हिंदी बोलो, मराठी आती मराठी बोलो, इंग्लिश आती इंग्लिश बोलो, उनको सर कोई हाँ, फर्क नहीं लैंग्वेज को लेकर पड़ता है। स्टूडेंट को बहुत मतलब माइंड में क्वेश्चन होता है हाँ, कि इंग्लिश बोलेंगे तभी अच्छा होगा क्या। हाँ उनको यही लगता है। ये तो बड़ा मैं डर आपको बता होता दूं है। सर, मेरे साथ मेरे साथ मेरा खुद इंटरव्यू सर जी 30% इंग्लिश में रहा है, बाकी हिंदी में ही चला है। कुछ एक आध सवाल तो उन्होंने मराठी में भी पूछ लिया था, जो मुझे थोड़ा बहुत बना तो मैंने उस हिसाब से बोल दिया। तो सर लैंग्वेज कोई बेरे नहीं। मेरे बाद जिसका इंटरव्यू हुआ उसको तो सर इंग्लिश का आता ही नहीं था उसको इंग्लिश। तो उन्होंने बस पहला सवाल उससे इंग्लिश पूछा, उन्होंने हिंदी जवाब दिया सर, पूरा पूरा इंटरव्यू उसका हिंदी में हुआ और उसका भी चयन हुआ है। कुछ ही नहीं उसका सर, उसका लैंग्वेज नहीं देखा, सिर्फ उसका नॉलेज देखा, उसकी पर्सनैलिटी देखा। अपने को सर क्या है, अपना सर काम बैंकिंग काम है, मतलब पब्लिक डीलिंग का काम है। मुझे लगता है वो जो इंटरव्यू पैनलिस्ट होते हैं वो देखते हैं कि ये बंदा में बात है कि नहीं, ये बंदा हैंडल कर पाएगा कि नहीं कस्टमर। क्योंकि बहुत तरह के सिचुएशन आएंगे, कोई गाली देने वाला कस्टमर आएगा, कोई अच्छे से बात करने वाला आएगा, कोई लड़ने वाला आएगा, कोई पुलिस आएगा, कोई बड़ा अधिकारी आएगा। तो इस बंदे में वो बात है कि नहीं, ये हंस के टैकल कर सकता है नहीं, सिचुएशन संभाल सकता हायर है कि नहीं। ऑफिशियल्स का प्रेशर भी रहेगा। हाँ वो हायर ऑफिसर का प्रेशर रहेगा। तो उनको मुझे जितना समझ में आया सर, वो ये देखते हैं बंदे में वो डील कर सकता है कि नहीं, डिफरेंट तरह की सिचुएशन से डील कर सकता है। फिर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी कम होगा, सब चल जाएगा। उनको अगर पता चल गया ना कि बंदे में बात है, बात अच्छे से कर लेता है, डर नहीं है, स्माइल है, यही चाहिए होता है सर बैंकिंग के लिए। बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कस्टमर हमारा कैसे रिटेन रह सके हमारे पास, हमारा कस्टमर भागे नहीं। अगर कोई भी कस्टमर है उसको सर्विस कुछ दिन से नहीं मिला है, तो मैं अगर वहां पर जाऊंगा तो मैं कैसे इंश्योर करूंगा कि अब इसको अच्छी सर्विस मिले। तो अपने को ये दिखाना, लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आप कोई भी कैंडिडेट किसी भी लैंग्वेज में, सर अभी मैं वेरिफिकेशन पैनल में था, मैंने बताया आपको, बंदों ने मराठी में पूरा पूरा मराठी में सर, एक अंग्रेजी का शब्द नहीं दिया, मराठी में उन्होंने दिया है। वो अप्रिशिएट भी किए गए, वो उनका अच्छा इंटरव्यू किया है। लैंग्वेज की कोई बात नहीं, आप कोई भी लैंग्वेज में आप अपना इंटरव्यू दे सकते हो। और मेरा कहना है सर, जिस भाषा में आप सहज हो वही भाषा में आप इंटरव्यू दो। क्योंकि वहां पर बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। फ्लम्बल कर जाओगे, वहां पर आप अगर थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में अगर आप भाषा के अगर रह गए, तो आपको हो सकता है कुछ चीजें आती रही और नहीं बता पाओगे, क्योंकि आगे भी नहीं इतना बता। इतना कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाएगा ना थोड़ा बहुत एक गलती से, कि फिर आपको लगे। तो आपको जो भाषा है बिल्कुल बिल्कुल, ये कैंडिडेट्स चीज का। खुद मेरे साथ होता है बहुत बार। मैं कई बार जैसे एक्सप्लेनेशन होता है ना, कई बार साउथ इंडियन स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन पूछ लेते हैं, समटाइम्स आई हैव टू, है ना, कि गिव द आंसर इन इंग्लिश। तो डेफिनेटली उस टाइम पर मैं खुद फ्लक्चुएट कर जाता हूँ कि भाई ये क्या, क्योंकि हिंदी में मैं प्रेफरेबल हूँ, हिंदी में बहुत अच्छे से बता सकता हूँ किसी भी चीज को। तो हमेशा होता है ये चीज। तो ये किसी भी पर्सन के साथ हो सकता है, और ये चीज इंपॉर्टेंट भी है ना। और ये माइंड में क्वेश्चन भी रहता है कि नहीं यार, हम इंग्लिश बोलेंगे तभी बेटर होगा। लेकिन मेरा मानना है कि इंडियन फार्मर इंग्लिश उतनी नहीं जानते हैं, वो लोकल लैंग्वेजेस को प्रेफर करते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं बिल्कुल। नेशनल लैंग्वेज जो हमारी हिंदी है वो तो आनी चाहिए उसके साथ। और एटलीस्ट जो बाकी शब्द है, जैसे क्योंकि फॉर एग्जांपल हम किसी नॉर्थ इंडियन स्टेट से अगर साउथ इंडिया में जा रहे हैं, तो वहां पर फिर उसकी लोकल लैंग्वेज वहां की हमें सीखनी भी पड़ सकती है। लेकिन हमें इंग्लिश शायद ना सीखनी पड़े उतना लेवल से, है ना। वो तो हमें जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सब कुछ पता है, सबको आता है वो चीज़ तो ठीक है। लेकिन बाकी लोकल में अभी रिसेंटली एक एएफओ है जो अभी ना केरला से है वैसे तो, लेकिन अभी अपॉइंटेड है कर्नाटका के अंदर। तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनको वो मतलब उससे पहले वो आंध्र प्रदेश में थे। तो वो तेलुगु लैंग्वेज में उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो बड़ी समस्या उनको आती है। तो वो चीजें मेरे को लगता है कि ज्यादा बेटर वो बाद की बातें हैं। लेकिन अभी हमें इंग्लिश के ऊपर प्रेफर ना करके अपनी जो लैंग्वेज हमें आती है उस पर फोकस करना चाहिए। और ये हमेशा मैं बात में बोलता भी रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट आपके बोलने से शायद इनको कुछ समझ में आए,
है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हाँ। चीज है। नहीं सर, मैं ये क्यों कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहली बात खुद ही इंटरव्यू दिया है। हाँ हाँ। दूसरा, अब मैं इंटरव्यू जिनका हो रहा है उस पैनल में हूँ, क्योंकि मैंने बताया जी। जोनल ऑफिस में हूँ, हमें ये सब अपॉर्चुनिटी मिलती है करने की। हाँ तो अब हाँ मैं हाँ। पैनल हूँ, तो मैंने अभी 6-7 दिनों में 1800 स्टूडेंट देखे। 1800 में बहुत तरह के स्टूडेंट देखे, उनका पहनावा से लेके, उनकी बातचीत लेके, उनका डर, सब कुछ था सर, बहुत कुछ अच्छा, उसमें एक हमको चीज भी और सीखने मुझे को बताइए, मिलता है। ड्रेसिंग सेंस को लेकर आपका क्या मतलब कहना होगा? ड्रेसिंग सेंस में कैसा होना चाहिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है माइंड में लेकर? आप जो है डेफिनेटली इतने बच्चों को देख रहे हैं और इतने पैनलिस्ट भी आप लोग देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो माइंड में बातें आती है, वहां से निकल के भी आती है, तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, उसमें सर की बेसिक है, अगर अगर हम मेल कैंडिडेट के लिए बात करें, तो उनका है, जो हायर ऑफिशियल्स हैं, जो इंटरव्यू पैनलिस्ट हैं, उनका कहना है कि बंदा एक डिसेंट सा फॉर्मल ड्रेस में होना चाहिए। क्योंकि हम अगर खुद सर, आप में अगर कंज्यूमर हैं, हम ऑफिस में जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, कोई बंदा टी शर्ट पहन के बैठा है, तो हमको थोड़ा अजीब लगेगा। अजीब लगेगा, हमको लगेगा शायद ये यहाँ का मेंबर नहीं है, यहाँ पर का एम्प्लॉय शायद नहीं है। लेकिन आप डिसेंट सा आपने शर्ट पहना हुआ है, अच्छा सा आपने पैंट पहना हुआ है, एक फॉर्मल शूज पहना हुआ है, तो आपको देख के लगता है कि नहीं, ये बंदा थोड़ा डिसेंट सा लग रहा है। तो उनका कहना है कि आप फॉर्मल रहो, बहुत महंगे कपड़े नहीं पहनने सर, बहुत स्टाइलिश कपड़े नहीं पहनने, आपके पास जो भी है एक फॉर्मल सा अच्छा सा शर्ट, एक फॉर्मल पैंट, धो के उसको प्रेस करके, आपके शू उसको अच्छे से पॉलिश करके, शू से मैचिंग करता हुआ आपका बेल्ट, अगर ब्लैक शू है तो ब्लैक आपका बेल्ट होना चाहिए, अगर ब्राउन शू है तो ब्राउन बेल्ट होना चाहिए, अगर आपकी स्थिति है सर। अगर आपकी स्थिति नहीं है, कोई कोई कंपल्शन नहीं है सर। क्योंकि मैं सर वेरिफिकेशन में था, तो मैंने एक ऐसे स्टूडेंट को भी देखा जिसको इस पर शर्ट भी अच्छी नहीं थी सर, मतलब वो बेचारा शायद रहा होगा बहुत ही, उसका बहुत ही इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब रहा होगा, पर उसका इंटरव्यू अच्छा गया, पर उसने कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए। तो सर जैसे आपकी स्थिति है, अगर आपकी स्थिति अच्छी है, तो सर एक अच्छा सा शर्ट, एक पैंट, एक अपना शू, बेल्ट, और एक अगर 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 आप ब्लेजर एक अफोर्ड कर सकते हैं तो एक ब्लेजर पहन लो, क्योंकि अटायर के भी एक चीज और मार्क्स मुझे मिलते हैं बताइए, सर। क्या ब्लेजर कंपल्शन है? डू यू थिंक दैट कि ब्लेजर और टाई होना जरूरी है? बिना ब्लेजर और टाई के लिए अगर फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस है तो क्या वो काम नहीं चलेगा उससे? बिल्कुल चलेगा सर, जितने कैंडिडेट आए थे उसमें से 60% में तो सिर्फ शर्ट और पैंट ही पहनी हुई थी, 40% नहीं ब्लेजर और टाई पहना हुआ था। तो कंपल्सन कुछ नहीं है सर, वो आपके ऊपर है, ये आपका डिस्क्रिप्शन है कि आपको टाई और सूट पहनना है कि नहीं। अगर पहनना है अच्छी बात है, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है सर। अच्छा से एक शर्ट, एक पैंट, एक बेल्ट जो मैंने बताया आपको, और सर वो बैंड वगैरह पहन करना है, वो जो रिंग बैंड वगैरह रहता है ना, उसको थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि हमारी एक पैनलिस्ट की बात हुई थी, तो उन्होंने बोला यार ऐसे मत आओ, मतलब एक चेन पहना हुआ था उस बंदे ने हाथ में, और अंगूठी वगैरह, तो वो अच्छा नहीं लगता। बस ये है कि थोड़ा फॉर्मल, मतलब फॉर्मल, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो आप हाँ सिंपल सा बिल्कुल। पैंट पहन लिए, शर्ट पहन लिया, और अपना बेल्ट पहन लिया। और महिलाओं के लिए सर दो ड्रेस है। एक आपके कॉटन का सूट पहन कर आई थी बहुत सारी महिलाएं, और जो मैरिड थी ज्यादातर वो साड़ी पहन के आई थी। तो जी। आपको जो दोनों में से प्रेफरेबल है, आप पहन सकते हैं। अभी और कुछ जो देर लड़कियां पहले जैसे मेरी एक, पैंट वगैरह पहनती हैं, पैंट और शर्ट में जैसे नॉर्मली हाँ हाँ तो। हाँ, हाँ। पहन सकते हैं सर, बिल्कुल, बहुत सारी लड़कियों ने पहना था, बहुत सारी लड़कियों ने पहना था। पर अपने को सर कोशिश ये करना है कि हम ज्यादा क्या पहनते हैं ऑफिस में, वो पहनने की कोशिश करें। क्योंकि आप जी हाँ। नोटिस करेंगे, हम नोटिस करेंगे कि हम ज्यादा, महिलाएं ज्यादा सूट ही पहनती हैं ऑफिस में, और जी या तो जी। साड़ी पहनती हैं। तो कोशिश हम्म। वही रहे, बाकी सर बहुत तरह के शर्ट, पैंट और ब्लेजर भी लड़कियां पहनती हैं, वो उसमें कोई मनाही कोई नहीं है। पर मेरा कहना है कि आप सोचेंगे ये कि ज्यादातर हम क्या पहनते हैं वही पहने तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जी आप उसमें कंफर्टेबल भी रहोगे। क्योंकि अगर जी। आपने सूट पहना हमेशा, आप अचानक साड़ी पहनने की कोशिश करोगे, तो आपको हम्म वो डिस्कंफर्ट होगा। अभी अभी कुछ देर पहले मेरी 1 घंटे पहले एक लड़की से बात हुई, उसका भी इंटरव्यू है, तो उन्होंने बोला मैं साड़ी पहन रही हूँ। मैंने बोला आप कंफर्टेबल हो? तो उन्होंने, नहीं मुझे कंफर्टेबल तो नहीं, कभी पहना नहीं है। मैंने बोला अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इंटरव्यू, जब आप प्रेमाइसेस में अंदर जाओगे ना, तो हो सकता है आप साड़ी आप इधर उधर करोगे और उनको लगेगा अजीब कि हम्म। इसने जबरदस्ती पहन रखा है। तो ऐसा नहीं है, आपको जो अच्छा लग रहा है वो पहनो, जो आपको कंफर्टेबल है। आप जी दिखाने के बिल्कुल। चक्कर में आपने कुछ और पहन लिया और वहां पर आप डिस्कंफर्ट हो गए, वो दिख रहा है आपके फेस से कि अरे इसको ये अच्छा नहीं लग रहा वो पहन के, तो आपको ये है, बस ये है सर, इससे ज्यादा और कुछ अच्छा, वो एक नहीं चीज है, मुझे और, सिंपल सिचुएशन डिसेंट बेस्ड सा। क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे बच्चे? सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको टैकल करने में बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, तो उनको कैसे मतलब वो किया जाए हैंडल? सर मुझे लगता है सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो व्यक्ति के सिचुएशन से ही रिलेटेड होते हैं। जी मतलब मेरा कहना है कि मैं छत्तीसगढ़ का हूं, तो मुझे बहुत कम उम्मीद है कि कर्नाटका का कोई सिचुएशन मुझे देंगे वो। जी। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे सिचुएशन बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन दिया था नक्सली से रिलेटेड, हम्म। वो होना ही था सर, वो पूछना ही था। वो अगर वो मैं उसको अगर प्रिपेयर करके न जाऊं तो मेरी गलती है वो, क्योंकि मुझे जी। पता है इतना बड़ा स्टेट में मेरा इशू है नक्सलवाद, और मैं उसी को प्रिपेयर ना करूं तो वो सही बात नहीं है। हाँ,
किस तरह का सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होगा सर, वो कोई नहीं जानता। वो तो मुझे बिल्कुल। लगता है वो पैनलिस्ट भी नहीं जानते होंगे सर। उसी समय वो आपको देख के वो फॉर्म करते होंगे क्वेश्चन को, हम्म। आपकी स्थिति देख के वो बैठे नहीं रहते होंगे कि आज मुझे इस कैंडिडेट से या इस लड़की से ये क्वेश्चन पूछना है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपके सिचुएशन से होता है और उसी समय वो फॉर्म होता है। तो आपको उसको पहली बात 1 2 3 4 सेकंड लेना है सर, उसको सुनना है अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से सुनना है। और सर दूसरी बात, देर इज नो आइडियल आंसर। किसी भी क्वेश्चन का आइडियल आंसर नहीं होता कि आप सर आपने पूछा और आपने 100% जवाब दे दिया कि सर ये होना था, ऐसा 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 कुछ नहीं होता सर। अच्छा, हाँ, दस एक पंद्रह मुझे मतलब बहुत अच्छे से याद आ रहा है, एक ना बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर अभी रिसेंट मतलब काफी चीजें हैं। बैंक ऑफिशियल्स इसके बारे में क्या बोलते हैं, मतलब उनका क्या मत होता है प्राइवेटाइजेशन को लेकर? सर बैंक ऑफिशियल्स तो बोलेंगे ही सर, कभी ना हो सर, वो कैसे उसको सपोर्ट कर सकते हाँ, तो हैं। उसका जो आंसर है ना, वो वो कैसे किया जाए, वो मतलब एक बच्चों को मतलब बड़े दिक्कत आती है ना, कि बैंक प्राइवेटाइजेशन जैसे हम गाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो आपसे सुनेंगे तो शायद वो कुछ ना कुछ कंफर्ट हो जाए उसमें। अब अभी सर अभी लास्ट मंथ ही हमने उसके लिए स्ट्राइक भी किया था जी बैंक जी। प्राइवेटाइजेशन को लेके। तो सर हम्म। स्टाफ तो कभी नहीं चाहेगा सर, कभी कौन, मैं क्यों चाहूंगा सर मेरी सरकारी नौकरी प्राइवेट बदल जाए, वो तो कभी नहीं चाहेगा। और दूसरा, अगर ये सवाल सर बहुत ही कम लोगों से पूछते हैं, हर किसी से नहीं पूछते, 1 2 लोगों से जी। पूछते हैं, क्योंकि अब बहुत ओवर रेटेड हो गया है क्वेश्चन ना। हाँ हाँ। ये कम ही उम्मीद है कि उससे पूछेंगे। लेकिन अगर किसी के पास आ गया तो आप इसमें फैक्ट में खेलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फैक्ट खेलें कि गवर्नमेंट बैंक क्यों होना चाहिए सर, एसएसजी के अकाउंट वहीं होंगे, ठीक है, फार्मर को लोन सबसे ज्यादा वहीं दे रहा है, प्राइवेट कोई देना है, एक्सिस बैंक एचडीएफसी बैंक थोड़ी सर उनको लोन देने जाएगा। हाँ, बिल्कुल। वो हमारा वेलफेयरिक स्टेट है, हमारा वेलफेयरिक कंट्री है, हम इस तरह से कभी किसी को छोड़ नहीं सकते। तो आपको फैक्ट बेस्ड उसमें रहना है कि क्या। और ये भी है कि आपको थोड़े बहुत प्राइवेटाइजेशन के पॉजिटिव पॉइंट भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो उल्टा फेंक के आपको उल्टा क्वेश्चन फेंक सकते हैं कि मुझे बताओ प्राइवेटाइजेशन का पॉजिटिव क्या है, अच्छा क्या है, बुरा नहीं सुनना मुझे, अब अच्छा क्या है प्राइवेटाइजेशन को, अच्छा क्या होगा। तो बहुत सारी बातें रहेंगी सर जी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी लोगों की, थोड़ा वर्किंग थोड़ा रेगुलाइज हो जाएगा, वर्किंग थोड़ा कम हो सकता है, बिजली पानी का खर्चा बच जाएगा। ऐसा करके आपको उसका पॉजिटिव भी पता होना चाहिए, निगेटिव पता होना चाहिए, एक बैलेंस्ड व्यू भी होना चाहिए। आपको सर गूगल में दुनिया भर का आपको उसमें कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है ना, गूगल सारा सर्च करके पढ़ नहीं सकते हैं अभी अभी हाँ गूगल। वही वही कुछ कुछ हम्म। नहीं सर, एक आप कोई भी आर्टिकल उठा लो, कोई भी न्यूज़पेपर का, आप गूगल में सिर्फ डाल दोगे प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक, उसमें सर पॉजिटिव निगेटिव वे फॉरवर्ड बॉडी सारा आ जाता है। बहुत सिंपल सा वो, आपको उसमें कुछ उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मान के चलो, क्योंकि अभी सर 1800 लोगों में से एक से भी नहीं पूछा गया सर प्राइवेटाइजेशन क्वेश्चन। मैंने जितने भी कैंडिडेट आते थे मैंने पूछा था सबसे क्या क्या क्वेश्चन, किसी से नहीं पूछा गया। तो मैं, क्योंकि सर ये ओवर हो गया है क्वेश्चन बहुत ही। जब किसी कैंडिडेट में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होगा ना सर, तभी ये सवाल पूछा जाएगा। अच्छा, ये एक चीज मुझे और कैंडिडेट के बताइए। अभी रिसेंट जो है आपका अडानी जो केस हुआ था ना, उस क्वेश्चन से डेफिनेटली बच्चों से क्वेश्चन आए होंगे। तो वो बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल। बताइए, कैसे क्वेश्चन आए थे अभी रिसेंट में हाँ जो उसमें, क्वेश्चन आया था? हाँ सर उसमें क्वेश्चन आएगा, उसमें क्वेश्चन तो बहुत आएगा सर। क्यों? क्योंकि इसमें आप शुरू से क्वेश्चन आएगा सर। उसमें क्या क्वेश्चन आएगा, आप अडानी से रिलेटेड क्या क्या इशू थे पहले सर। पहले जी आपको एफपीओ पूछेंगे, वो क्या होता है, जी आईपीओ क्या होता है, जी इक्विटी क्या होता है, डिविडेंड जी क्या होता है, अडानी का केस क्या था मोटा मोटा, जी शेल कंपनियां क्या होती पूछे जाएंगे। बहुत सारी अडानी से बात है कि शेल कंपनियां हैं बाहर जो उसके नाम से कुछ होता नहीं, वो पैसे भेज रही है, वही इनके शेयर बढ़ा रही हैं। तो अपने को शेयर प्लस शेयर मार्केट पता होना चाहिए, बेसिक सा, जी बेसिक्स हमको पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, जी सेंसेक्स क्या होता है, ये मार्केट जी। काम कैसे करता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो आप ये सब क्वेश्चन आप मान के चलो कि आपसे पूछेगा। आपको पहली बात अडानी का एक बेसिक सा पता होना चाहिए कि अडानी का केस क्या हो रहा है। हाँ, जी। आपको सर पूछ सकता है कि अडानी पे बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं कि गवर्नमेंट फेवर कर रही है, तो आपके पास उसके 2 3 काउंटर पॉइंट होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, कि सर इसलिए कर रहा है, उसका इकोनॉमी में इतना है, ऐसा है आपको उसका। तो आपको लगभग अगर अडानी से 4 5 क्वेश्चन, जैसे मैंने सर बोल दिया, एफपीओ पता होना चाहिए, आईपीओ पता होना चाहिए, इक्विटी पता होना चाहिए, डिविडेंड, शेल कंपनी पता होना चाहिए, निफ्टी सेंसेक्स पता होना चाहिए, एफपीआई क्या होता है, बाहर के लोग यहाँ कैसे इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत जीडीपी जीएनपी ये सब आपको बेसिक सा डेफिनेशन होना चाहिए। उनको डेफिनेशन चाहिए, वो यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं है कि सर आप पूरा वो करेंगे, एक बेसिक सा आपको पता होना चाहिए। पर हाँ, केस पता होना चाहिए, बड़ा केस है सर ये। ठीक है। तो ये चीजें थी अभी रिसेंट जो माइंड में आई, वो मैंने आपसे पूछा। बाकी बच्चों के साथ एक मॉक इंटरव्यू आपका अरेंज करेंगे एक सूटेबल टाइम के साथ। लेकिन सर थैंक यू अशोक कि आपने इतना समय दिया और अपनी बातों सर को एटलीस्ट माय रखा। प्लेजर सर। और ना इन बच्चों के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी यार,
क्योंकि देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब उनको वाकई में नॉलेज नहीं मिल पाती है, उनके सीनियर्स ऐसे नहीं होते हैं कि उनको वो गाइडेंस दे पाए। और मैंने इसीलिए आपको इनिशियल में ये बोला था कि भाई आप वो बातें बोलेंगे जो मतलब बिल्कुल जेन्युइन है, जो मतलब किसी से कोचिंग से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये चीजें ना मतलब बहुत हो चुकी है यार। भी आपने कोचिंग में क्या किया, आपने क्या किया, इससे क्या हो गया, ये फर्क नहीं पड़ता है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि हर साल बदल जाती है, हर साल बातें बदल जाती है, दिन बदल जाते हैं, है ना। और बहुत सारी चीजें चेंज होने के कारण ना, तो मेरे को मानना ये है कि ना ये हमेशा चलता रहेगा कि यार हमने इस कोचिंग का पार्ट बना, हम ये पार्ट बने, हमने ये किया। क्योंकि देखो हर किसी का कोई ना कोई भगवान बन जाता है, लेकिन समस्या ये होती है कि वाकई में जो आने वाला बच्चा है उसके लिए क्या सिचुएशन है, वो भी तो जानना सही चाहता बात है। उसकी तो सिचुएशन ही अलग हो चुकी है, उसके लिए टाइम अलग हो चुका है, नंबर ऑफ कैंडिडेट अलग हो चुके हैं, और कंपटीशन अलग हो चुका है, तो उसके लिए चीजें भी अलग हो। ठीक है, तो सही बात है इसलिए मैंने आपसे ये चीजें जानी थी। और अगर कहीं इस चीज के अंदर डेफिनेटली आपको भी एक ओपननेस मिला होगा कि आप आराम से बता पाए, है ना, इन चीजों को लेकर। क्योंकि सर। बाउंडेशन में क्या होता है कि हम बाउंडेड फॉर्म में ही फिर बता पाते हैं, नहीं बता पाते, बड़ा डिफिकल्ट सही हो बात जाता है। है ना। नहीं, सही तो बात सर। थैंक यू सो मच कि आपने ये समय दिया यार, है ना, बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका। सो मच सर। माय जी। प्लेजर सर। और बाकी आपका एक मॉक इंटरव्यू सेशन इन बच्चों के साथ रखेंगे, तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपना समय दीजिएगा और बिल्कुल सर। क्वेश्चन से प्रिपेयर करके आइएगा। जो क्वेश्चन इन बच्चों से पूछे जा सकते हैं, आपके इंटरव्यू पैनल जो क्वेश्चन पूछते हैं, एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को लेकर आइए, और बच्चों का जो है उन क्वेश्चंस के साथ एटलीस्ट, है ना, एक बिल्कुल। कि मैं इन सबके सामने इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि रिक्वेस्ट ही हमेशा वो है कि अभी हम प्रेजेंट टाइम में एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे एक दूसरे की हेल्प के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और यही सर सर। अपॉर्चुनिटी है। ठीक सही है बात सर। है ना। बिल्कुल यही चीज बहुत अच्छी है। बाकी बिल्कुल सर, धन्यवाद हमारी भी सर, मेरी पर्सनली और बहुत सारे स्टूडेंट की, आप और आप कोचिंग ने भी कितनी हेल्प की। तो सर बस ये कुछ नहीं है सर, ये जेस्चर है रिपे का, और कुछ नहीं है। हम लोग कुछ को ऐसा नहीं है सर जी की फेवर कर रहे हैं, कुछ नहीं है। हमको जो मिला है सर हम दे रहे हैं, ताकि हमसे जो भी थोड़ा बहुत कोई स्टूडेंट सीख ले, कोई कैंडिडेट, और उसका काम हो जाए, बस अपना हो गया सर, अपना पर्पस सर हो जाएगा पूरा। वही जी। करना है सर बस, है ना। थैंक यू अशोक, थैंक यू सो मच।